अध्याय 7। चलो प्रिय। ओडेसा लौटने के बाद मैं आधे महीने तक घर पर छिपा रहा। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी त्वचा जमना बंद हो गई और बर्फ में सूरज के संपर्क में आ गई, इसलिए यह बड़े टुकड़ों में छिल गई। मैं आईने में देखने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैं यह देखने से डरता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। मेरे दिल में एक भयावह छाया उभरी। मैं बेहद चिंतित थी कि मेरी त्वचा अपने मूल स्वरूप को वापस पाने में सक्षम नहीं होगी। मैंने टोन जियान गो से शिकायत की, आपने मुझे सनस्क्रीन लगाने की याद क्यों नहीं दिलाई? वह बहुत आश्चर्यचकित दिखे। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। तुम्हारी चप्पलें तुम्हारे सिर में तैर रही हैं। टन जियान गो ने मेरे कान पर चिकोटी काटी। अब तुम अच्छे हो। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बताओ, उस समय हम मरने वाले थे। हम अभी भी अपनी उपस्थिति के बारे में चिंता क्यों कर रहे थे? दरवाजे पर आवाज आई, अगर तुम मुझे अब और धमकाओगे तो मैं रसोई का काम रोक दूंगा और तुम्हें भूखा मार दूंगा। यह सुनकर टन जियान गो कुर्सी पर बैठ गई और बुरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। क्या तुम तैयार हो इसे स्वीकार करने के लिए? कल रात, मुझे नहीं पता कि किस लड़की ने कहा, उसे आपको धमकाना पसंद है या क्या बदमाश है। मैं जल्दी से उसके मुंह को ढकने के लिए दौड़ा। मेरे गाल लाल थे। टन जियान गो ने मौका पाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया, तुम्हारे शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम्हारे हाथ हैं, लेकिन अब मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। मुझे इस बात का दुख है। ठंड के कारण मेरी 10 उंगलियां गाजर की तरह सूज गईं। काफी देर बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सूजन और खुजली असहनीय हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 महीने बाद मैंने मेजर बनने के लिए आधिकारिक परीक्षा शुरू की, लेकिन वर्तमान स्थिति के कारण मैं सामान्य रूप से पियानो का अभ्यास नहीं कर सका। मैंने गुस्से में टोन जियान गो के गाल पर थप्पड़ मारा। आप अभी भी भविष्य में बात कर रहे हैं। मुझे जीविकोपार्जन के लिए इन हाथों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी खेद नहीं है। कौन कहता है कि मुझे आपके लिए खेद नहीं है? टन जियान गो ने प्रतिवाद किया, क्या मुझे कोई नहीं मिला? तुम्हारी चाची घर के काम में तुम्हारी मदद करने आती है? मुझे अपना हाथ वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसने जो कहा वह सब सच था। जब हम नोवावासिकी से लौटे तो टन जियान गो ने अपने दोस्त से एक सिचुआन चाची का परिचय देने के लिए कहा, जो हर दिन घर की सफाई करने और रात का खाना बनाने के लिए आती थी। मेरी चाची की मदद से मेरे पास अपने होमवर्क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत खाली समय होता है। मैं आमतौर पर रात के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए पियानो का अभ्यास करता हूँ। लाओ कियान और खाओ वेई के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए मैंने उनके साथ रूसी बोलने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे अचानक पता चला कि पता नहीं कब टन जियान गो अब शराब पीने के लिए बाहर नहीं गया। हर दिन वह रात के खाने के लिए बंदरगाह से सीधे घर आता है। रात में वह अब समय बर्बाद करने के लिए कैसीनो में नहीं जाता है। मुफ्त सप्ताहांत पर वह जीन्स और स्नीकर्स पहनना, मेरे साथ घूमना और संग्रहालयों का दौरा करना शुरू कर देगा। मैं पहले अनगिनत बार इन जगहों पर जा चुकी हूँ, लेकिन जब मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड होता है तो मूड बिल्कुल अलग होता है। हर बार जब मैं कांच के माध्यम से सैकड़ों वर्षों से मौजूद खूबसूरत प्राचीन वस्तुओं को देखती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ अभी भी है जीवित। लोग मर गए, अन्य वर्षों के फूलों की तरह सुंदर चीजें अब केवल समय के निशान छोड़ती हैं। मेरा मूड अचानक उदास हो गया। लेकिन अब जब टन जियान गो मेरे साथ है तो मैं बहुत आश्वस्त महसूस करता हूँ। हम कई प्रसिद्ध फैशन स्टोरों से गुजरते हुए सड़क पर चले। वे सामान्य दरवाजे जो बहुत दूर लग रहे थे अचानक मेरे सामने खुल गए। मेरा मानना है कि किसी भी महिला के लिए यह एक अजीब और दिलचस्प अनुभव है।
एक अधोवस्त्र की दुकान से गुजरते हुए मैंने कुछ अपेक्षाकृत रूढ़िवादी लंबाई के नाइट गाउन को चुना और फिर उसे देखने के लिए रख दिया। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। दो बिक्री कर्मचारियों में से एक चीनी था। वह एक तरफ खड़ी होकर बहुत देर तक देखती रही, फिर कोठरी से एक काला नाइटगाउन निकाला और टन जियानगो को दे दिया। विक्रेता वास्तव में तेज थी। उसने अनुमान लगाया कि वास्तव में इस नाइटगाउन का आनंद कौन ले रहा है। हालांकि जब मैंने नाइटगाउन का डिजाइन स्पष्ट रूप से देखा तो न केवल मैं बल्कि टन जियानगो जैसे व्यापक ज्ञान वाला व्यक्ति भी दंग रह गया। नाइटगाउन में एक शर्ट और पैंट शामिल है। शर्ट पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें केवल दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। छाती पर दो गहरे गुलाबों की कढ़ाई की गई है। जहां तक पैंट की बात है तो यह सिर्फ कपड़े का एक पतला टुकड़ा है, जिसके नीचे एक काली पट्टी है। टन जियानगो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर अपना मुंह खोला। ये कपड़े लोगों के पहनने के लिए नहीं है। यह पोशाक पहनो, यह सब कुछ खत्म करने जैसा है। वह अतिरंजित आश्चर्य दिखाते हुए बहुत ऊंचे स्वर में बोला। चीनी कर्मचारी ने अपने सहकर्मी के लिए अनुवाद किया। उन दोनों ने मेरी ओर देखा और हंसे, जिससे मुझे इतनी नफरत हुई कि मैं दरवाजे के बाहर जमीन में रेंगने के लिए गड्ढा नहीं खोद सका। मैं उस पर कूद पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि टन जियानगो ऐसा करेगा। पहरे पर वह तुरंत चकमा दे गया। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, इसलिए मैं अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर बैठ गया। टन जियानगो पहले ही मुख्य सड़क पर जा चुका था और जब उसने मेरा दयनीय रूप देखा तो वह हंसने लगा। उसका इंतजार किया। टन जियानगो ने मुड़कर नहीं देखा। वह सड़क के दूसरी ओर खड़ा था, मुझे देखकर बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। अब मौसम अपेक्षाकृत गर्म है। अकाडिया सड़क के दोनों किनारे सफेद नागफनी के फूलों से भरे हुए हैं। कभी कभी फूलों की पंखुड़ियां लोगों के बालों और कंधों पर गिरती हैं। मीठी खुशबू हर जगह फैल गई है। पैदल यात्री मार्ग पर कंकड़ पत्थरों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और फ्रांस से आया गूलर का पौधा उगाया है। ट्राम की घंटी डिंग डोंग की आवाज बहुत सुखद लग रही थी। समुद्री हवा ने टन जियानगो के काले बालों को उड़ा दिया। उसके पीछे नागफनी के पेड़ों की घनी कतारें थीं। सफेद फूल खिल रहे थे। पृष्ठभूमि के रूप में प्रत्येक बर्फ सफेद फूल ने उसे सूरज की रोशनी के नीचे और भी अधिक खड़ा कर दिया। मैं अभी भी बहुत देर तक जमीन पर बैठा रहा। मुझे लगा कि ये दिन एक सपने की तरह सुंदर थे। मुझे नहीं पता, मेरे सामने वसंत की तस्वीर मेरी याददाश्त का सबसे खूबसूरत पल बन गई। वह क्षण अंधेरी रात में मोमबत्ती की रोशनी की तरह था, जिसने यूक्रेन से जुड़ी हर याद को रोशन कर दिया, जिससे यह अब डरावना नहीं रहा। अगला 1 अप्रैल को पारंपरिक अप्रैल फूल दिवस था, एक छुट्टी जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यूक्रेनियन के लिए अप्रैल फूल्स डे की शुरुआत ओडेसा में हुई। ओडेसा काला सागर तट के दक्षिण पूर्व में स्थित एक शहर है, जिसे दक्षिण का बामिला माना जाता है। इसका अतीत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की तरह गौरवशाली है और यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां अप्रैल फूल दिवस पर छुट्टी मानी जाती है। आधिकारिक समारोह और काम से एक दिन की छुट्टी। ओडेसा खुशी से पागल हो गया। सुबह 9 बजे से सभी दिशाओं से युवाओं के समूह शहर के केंद्र में पार्क में आने लगे और मैं पुष्किन स्ट्रीट के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों की धारा में शामिल हो गया। टन जियानगो को खोने के डर से मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने अपने सिर पर एक रुमाल बांध लिया और समुद्री डाकू होने का नाटक करने के लिए एक आंख का मुखौटा पहन लिया। टन जियानगो ने भी बहुत प्रमुखता से कपड़े पहने। नीना के लिविंग रूम से 2 मोर पंख अपने सिर पर रखे। जब भी हवा चलती है, बाल झड़ जाते हैं। दोनों गालों पर वह कपास से बने 2 बड़े पॉलिप्स पहनते हैं। उनका रंग और आकार बहुत ही आकर्षक है। ईमानदारी से कहूं तो यह सब मेरी राय है, लेकिन टोन जियानगो को कोई आपत्ति नहीं है और न ही वह अपनी छवि खराब करने से डरते हैं।
वह मेरे साथ खेलने के लिए उत्साहित लग रहा था। रास्ते में कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति मेरे सिर पर वार करता था। जब हम पहुंचते थे तो मुझे अजीब मेकअप और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते थे। अर्धवृत्ताकार चौराहे पर सबसे पहले सैनिकों की कई टुकड़ियों की परेड चली। उसके बाद एक दूसरे के पीछे रंग बिरंगी झांकियां चलीं। जब भी नाव गुजरती, हम चिल्लाते, सीटियां बजाते और अगले दरवाजे वाले ओडेसा के लोगों की तरह तालियां बजाते, इतने उत्साह से कि हम बहुत पसीना बहाते थे। प्रदर्शन हर दिन दोपहर 3 बजे समाप्त होता था। लोग रेस्तरां में चले जाते थे खाने के लिए सड़क के दोनों ओर। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे पेट की त्वचा मेरी पीठ से चिपक गई थी। इसलिए मैंने जल्दी से टनजियानगो को खींच लिया और एक रेस्तरां में भाग गया। वेटर हमें यह कहते हुए बधाई देने आया, मेरी क्रिसमस। प्रतिक्रिया देने से पहले मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया कि आज अप्रैल फूल दिवस है। टनजियानगो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि अप्रैल इडियट क्या है? अब आप ऐसे ही दिखते हैं। यह आदमी सचमुच माहौल बिगाड़ने में माहिर है। मैं गुस्से में खाने की मेज पर बैठ गया। पहली डिश थी कच्ची सब्जी का सलाद। कांच के कटोरे में रखी हरी सब्जियों के कुछ टुकड़े बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। मैंने अभी भी अपने अनुभव से नहीं सीखा और शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोला। क्या इस रेस्तरां के शेफ सो रहे हैं? पहला व्यंजन सलाद क्यों है? टनजियानगो ने भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा सख्त हो गया। कल मैं तुम्हें आईक्यू टेस्ट के लिए ले जाऊंगा। हुना, उसे यह कहते हुए सुनकर मैंने नीचे कटोरे से हरी सब्जियां निकाली। वहां 2 छोटी प्लेटें थीं। एपेरिटिव्स का। पता चला कि यह अप्रैल फूल दिवस की चाल है। क्या बेवकूफ है। उसने शराब पी और पीते समय बोला। आगे ग्रिल्ड आलू की एक डिश थी, जिसका बाहरी छिलका सुनहरे भूरे रंग का था और देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। लेकिन जब आपने इसे काटा, तो आपको पता चला कि यह आलू नहीं बल्कि ब्रेड और मशरूम थे। आखिरी तरकीब थी दवा के डिब्बे में छिपाकर रखी गई च्यूइंग गम। वास्तव में अच्छा। भोजन के दौरान मैंने एक के बाद एक व्यंजन खाए, बहुत हंसा और बहुत सारी बातें की, और बहुत कम खाया। उसने जल्द ही अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया, सिगरेट जलाई, मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसके मुंह से सिगरेट का धुआं उठ रहा था और सूरज की रोशनी कांच की खिड़की से उसके सिर पर चमक रही थी, जिससे एक गर्म और यथार्थवादी छवि बन रही थी। हमने घर से बाहर निकलने तक इंतजार करते हुए बहुत समय बिताया। सूरज गायब हो गया था, आकाश अंधेरा हो गया। हम इत्मीनान से घर की ओर चल पड़े। पुष्किन स्मारक के पास पहुंचते हुए हमें एक जिप्सी महिला मिली जो मूर्ति के नीचे ताश के पत्तों का एक पुराना डेक इस्तेमाल कर रही थी। 1824 में रानी एकाथरीन द्वितीय द्वारा इस शहर के निर्माण का आदेश देने से पहले ओडेसा जिप्सियों का एक सभा स्थल था। रूसी क्षेत्र में उन्हें एड्जिगन्स कहा जाता है। शहर में कई जिप्सी बेघर होकर रह रहे हैं। वे भाग्य बताकर और स्मृति चिन्ह बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। मुझे अचानक उत्सुकता हुई, इसलिए मैं टनजियानगो को एक हेक्साग्राम पढ़ने के लिए ले गया, जिसमें टनजियानगो ने अंधविश्वासों के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया। वह उन बकवास भविष्यवक्ताओं से अलग नहीं है, जो केवल कहानियां बनाते हैं। आजीविका कमाने के लिए और कोई कौशल नहीं है। टनजियानगो को यह कहते हुए सुनकर महिला ने अपना सिर उठाया। स्ट्रीट लाइट उसके झुर्रीदार चेहरे पर सूखे आड़ू की तरह चमक रही थी। सूख गया। उसकी नीली आंखें बहुत अजीब लग रही थी। इंसानों की आंखों की तरह नहीं, बल्कि बिल्ली की आंखों की तरह। मैं चौंक कर पीछे हट गया और टनजियानगो के पीछे छिप गया। उसने अपनी आंखें मुझसे नहीं हटाईं। उसके मुंह से कर्कश आवाज निकली, आवाज, आपका शरीर एक दिशा में है, आपकी आत्मा दूसरी दिशा में है।
आपको देवताओं ने भगा दिया है, इसलिए आप हमेशा बिना रुके भटकते रहेंगे। उसका स्वर रहस्यमय और गंभीर दोनों था, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने टन जियानगो का कोट खींचा और धीरे से पूछा, इससे उसका क्या मतलब है? टन जियानगो मुस्कुराई और एक कदम आगे बढ़ी और उससे पूछा, मेरे बारे में क्या? गिगन महिला ने संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। वह मुस्कुराई और उसके कान के पास झुक गई और दो वाक्य फुसफुसाए। महिला का रूसी उच्चारण स्पष्ट नहीं था और मैं काफी दूर खड़ा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। टन जियानगो के होठों पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से एक बिल निकाला, उसके हाथ में रख दिया, मुझे उस जगह से बाहर खींच लिया। मैंने उससे आग्रहपूर्ण स्वर में पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? क्या यह नया है? कौन सी कविता? मुझे इसके बारे में सोचने दो। आह, यह पुष्किन की कविता लगती है। मेरे अकेले और उदास दिनों में कृपया मेरा नाम फुसफुसाएं। यह बहुत रोमांटिक लगती है। उसने अपना सिर झुकाया, मुस्कुराया और मेरी नाक पर चुटकी ली। यह सही नहीं है, त्रियुमाई। यह स्पष्ट रूप से आपसे बात कर रहा है। मैं हंस नहीं सका। उस महिला की आवाज मेरे कानों में बहुत पहले से एक सांप की तरह घूम रही थी। मेरी गर्दन के पीछे के बाल अचानक खड़े हो गए। अप्रैल फूल डे, अप्रैल फूल डे। मैंने खुद को सांत्वना दी, उन दो वाक्यों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। पूरे दिन खुशी महसूस की। रविवार को नीना शहर गई। वेलेरिया इवान को भी ले आई, पिताजी से मिले। हमारा घर लोगों से भरा हुआ था और मेरी असुरक्षा धीरे धीरे दूर हो गई। दोपहर में नीना सामूहिक उत्सव मनाने के लिए चर्च गई। मुझे डर था कि उसके पैर असुविधाजनक होंगे, इसलिए मैंने यूक्रेन पहुंचने के क्षण से ही उसके साथ जाने की पेशकश की। मैं पहली बार चर्च जा रहा हूं, इसलिए मैं काफी उत्सुक हूं। चर्च के मध्य में स्थित भव्य वेदी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। संकट में यीशु की पेंटिंग को देखते हुए मेरे दिल में एक अजीब भावना पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे मन की सभी लहरें बहुत दूर बह गईं। केवल शांति और शांति बची। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर और दिल को तूफान से बचने का ठिकाना मिल गया हो। मेरी छाती में अचानक दर्द हुआ। मुझे रोना आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैंने नीना को बता दिया, एक धीमी आवाज। वह मुस्कुराई, बिना कुछ बोले मेरे कंधे को गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। समारोह समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए टन जियानगो ने हमें लेने के लिए गाड़ी चलाई। जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकला, मुझे तुरंत उसकी कार मिली। कार का मालिक चर्च की छत की ओर देख रहा था। उसकी नज़र कहीं दूर लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके नैन नक्श अभी भी बेहद खूबसूरत थे। दोपहर की धूप चमक रही थी, जिससे उसका प्रोफाइल चेहरा बेहद सुंदर हो गया था। मैं दूर से खड़ा होकर उसे देख रहा था। मेरे कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। नीना ने मुझे बुलाया, माई। मेरा चेहरा गर्म था। मैं शर्म से पीछे मुड़ गई। सीढ़ियों से उतरने में उसकी मदद करें। कार में बैठने के बाद मैंने टोन जियानगो से पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आते? उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे चीनी भाषा में उत्तर दिया, यह जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने पहले कभी इसे आजमाया नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यह पसंद नहीं है आपके लिए उपयुक्त? समारोह इतना दिलचस्प था कि जब मैंने इसे सुना तो मैं लगभग रो पड़ा। टन जियानगो ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्था वाले लोगों में अक्सर दुनिया का डर विकसित हो जाता है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य का काफी अर्थ है। कुछ देर तक मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। यह देखकर कि मैं भ्रमित दिख रहा था, टोन जियानगो ने आगे कहा, आपके दिमाग में केवल थोड़ी सी क्षमता है, इसलिए बहुत ज्यादा मत सोचो। भले ही आपको लगे कि आप समझ नहीं रहे हैं, यह दो पीढ़ियों के बीच का अंतर है।
क्या आप जानते हैं, मुझे आपसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब आप मेरी आलोचना करने के लिए इस लहजे का इस्तेमाल करते हैं। जबकि नीना ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने उसे जोर से चिकोटी काट ली। नीना के सामने उसने प्रतिक्रिया करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका चेहरा फटे हुए की तरह विकृत हो गया था। हालांकि नीना ने फिर भी इसे देखा, लेकिन उसने मुझे उजागर नहीं किया, लेकिन धीरे से टन जियान गो के साइडबर्न को सहलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, दुख की बात है बेटा, ऐसा लगता है कि आपका वजन बहुत कम हो गया है। क्या आप बहुत थक गए हैं? टोन जियान गो को स्पष्ट रूप से इस अंतरंग भाव भंगिमा की आदत नहीं थी। उसने अपना रवैया दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बस थोड़ा सा घूम गया। उन्होंने समझाया, वसंत ग्रीष्मकालीन डिलीवरी का समय आ रहा है, इसलिए आयातित वस्तुओं की एकाग्रता बहुत अधिक है। मैंने हस्तक्षेप किया, आप व्यक्तिगत रूप से सब कुछ संभालते हैं, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। यह अजीब है कि आप थके हुए नहीं हैं। आप मदद के लिए किसी को क्यों नहीं ढूंढते? नीना ने सहमति व्यक्त की। माई टन जियान गो ने निराशाजनक आंखें दिखाईं, लेकिन उसने नीना को यह कहने की हिम्मत नहीं की और केवल मुझे उपदेश दे सका, तुम क्या जानती हो, जब वयस्क बात करते हैं तो अपना मुंह अंदर मत डालो। नीना असहाय होकर मेरी ओर मुस्कुराई। मैंने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। हमारे पीछे नीना को उपनगरों में उसके विला में वापस ले गया, उसके लिए भोजन और फलों के कुछ डिब्बे छोड़ दिए। फिर टन जियान गो ने मुझे शहर लौटा दिया। वापस जाते समय मैंने पिछले विषय को जारी रखा, आपने और लाओ टियन ने इसके लिए सहयोग किया है कई साल। आप उसे ऐसा क्यों नहीं करने देते? तुम कितने मूर्ख हो, बोलते रहते हो और कुछ भी नहीं समझते हो। नीना यहाँ नहीं है, उसे कोई संयम दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कर सकता तो मैंने उसे बहुत पहले ही ऐसा करने दिया होता। आज तक इंतजार क्यों करें? मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, बिल्कुल क्यों? जब आप मुझे डांटते हैं तो मैं नाराज नहीं होता, मैं आपसे सवाल करना जारी रखता हूँ। टन जियान गो मुझसे नाराज थे, वह गुस्से में थे और थोड़ी देर के लिए बोले, थान क्वान के व्यवसाय की 3 मुख्य लाइनें हैं। एक है सीमा शुल्क, 2 है परिवहन, तीसरा है बोलना। मैं भी नहीं समझता। संक्षेप में, यदि आप ये तीनों पंक्तियां देते हैं तो इसका अर्थ है अपना क्षेत्र और व्यवसाय दूसरों को देना। क्या आप समझते हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। लाओ टियन क्यों नहीं कर सकते? क्या आप और वह भागीदार नहीं है? यदि आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप अभी भी उसके साथ व्यापार क्यों करते हैं? टन जियान गो ने अचानक अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा। बस अपना मुंह खोलो लाओ टियन, तुम्हें उससे क्या फायदा होगा? बकवास, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टन जियान गो मुस्कुराया, उसने आगे की सड़क को ध्यान से देखा। वह बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, बात यह है कि उसने ऐसे काम किए हैं जिसके कारण मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। अन्यथा मैं मूर्ख होता। मैंने सोचा था कि आप ऐसा नहीं करना चाहते थे। जाओ। तो आप दोनों इतने लंबे समय तक सहयोग क्यों करते रहे? जब मैं पहली बार ओडेसा आया था तो ओल्ड टीएन की हालत सबसे खराब थी। उसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 2 बैच के सामान का व्यापार करने के लिए यहाँ आया। बैचों को नुकसान हुआ। रिश्तेदारों का पैसा, उसने जिन रिश्तेदारों को एकत्र किया था उन्हें सभी मुआवजे दिए गए थे और उसके पास खुद को फांसी लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह रूसी नहीं जानता था और उसे एक सहायक की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अंततः उसकी तलाश की। हमने तब तक सहयोग किया। अब यह पता चला कि यही है। मैं झुक गया और अपना हाथ उसके स्वेटर के कॉलर के अंदर डाल दिया, उसकी कॉलर बोन और छाती को सावधानी से सहलाया। नीना ने कहा कि मैं पतला हूँ, तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता?
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हर दिन एक साथ होते हैं? एनजीओ को इतना छुआ गया कि उसका शरीर गर्म हो गया। वह नीचे झुका और मुझे काटने का नाटक किया। चुप रहो, मेरा टोफू खाने का अवसर मत लो। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, मुस्कुराया और नीचे छूना जारी रखा। तन जियानगो ने आह भरी। मैं एक शुद्ध लड़की होने से पहले बुरी आदतों से संक्रमित थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे शुद्ध होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या आप भूल गए कि उस समय आप वीटीयू बाओ से अधिक शक्तिशाली थे? मैंने कहा। कुछ दिनों बाद मेरा 29वां जन्मदिन था। टन जियानगो के दोस्तों ने उन्हें बधाई देने के लिए ओडेसा होटल में एक पार्टी आयोजित की। टन जियानगो मुझे खाने के लिए बाहर ले गया। पार्टी के दौरान टन जियानगो स्पष्ट रूप से सभी के हमले का निशाना बन गया। सभी ने उस पर अपने दोस्तों के अपमान का आरोप लगाया। क्या आप अपने भाइयों के जीवन या मृत्यु को नजरअंदाज करते हैं? बात यह है कि वह केवल मेज के नीचे रेंग सकता था। वह माफी मांगता रहा। क्या एक ठोकर जीवन भर की नफरत बन जाती है? सभी ने बारी बारी से उसे शराब पिलाई। टन जियानगो ने मना नहीं किया। एक के बाद एक गिलास पीने से वह जल्दी ही नशे की हालत में गिर गया। आखिरकार अब और सहन नहीं हुआ और घेराबंदी से राहत पाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बात कहना और कुछ और सोचना बंद करो। तुम लोग संकीर्ण सोच वाले हो, कौन नहीं जानता। अगर वह बाहर आता है तो बाहर खेलो। लड़कियों, सभी लड़कियां उससे जुड़ी हुई हैं। आप लोगों की क्या भूमिका है? टन जियानगो ने आधा हंसते हुए दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी पकड़ ली। भाई, भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप योजना बना रहे हैं मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने पर? आप लोग अभी भी टन जियानगो को जाने देने से इनकार करते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद हो गया। उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। लेकिन उसने फिर भी बहुत कोशिश की और मना नहीं किया। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके हाथ से शराब का गिलास ले लिया। आप लोगों ने उसे सजा दी क्योंकि वह पूरे दिन घर पर था। ठीक है, मैं उसके लिए यह शराब का गिलास पीऊंगा। भोज कक्ष का माहौल अचानक शांत हो गया, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। टन जियानगो सहित सभी ने मेरी ओर अपनी आंखें घुमाईं। टन जियानगो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कप का मुंह ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। कुछ भी गलत मत करो, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैंने उसे जोर से धक्का दिया। एक घूंट में आधा गिलास विस्की पी गया, फिर गिलास को उल्टा करके मेज पर रख दिया। और कोई है क्या? मैं सब पी लूंगा। सन्नाटे भरे माहौल में एक व्यक्ति अचानक जोर से हंसने लगा। हे भगवान, टीयूटन, मैं सचमुच नहीं देख सकता। तुम्हारी प्रेमिका भी अद्भुत है ना? बहुत अच्छी। उसने मुझे इशारा किया। हम तुम्हारे लिए और परेशानी नहीं पैदा करेंगे, छोटी बहन। चलो पीते हैं। टन जियानगो के चेहरे पर कोई अन्य भाव नहीं था। उसने मेज के नीचे मेरे घुटने पर अपना हाथ रखा और चुपचाप पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या हमें पहले जाने की जरूरत है? मुझे नहीं पता कि कैसे पीना है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है। लेकिन आज आपका जन्मदिन है। मैं आपका दोस्त नहीं बनना चाहता, इसलिए मेरी रुचि खत्म हो गई है। पार्टी के बाद मैंने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नशे में लगभग 20 लोग अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में थे। वे कैसीनो में जाने के लिए एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। जब मैं कार में बैठा तो मैं थोड़ा शांत था, इसलिए मैंने घबराकर उससे पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं। कार की खिड़की पर उसका चेहरा और स्पष्ट मुस्कान झलक रही थी। मैं बस थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैं आमतौर पर तुम्हें सौम्य और नम्र देखता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे इतने क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपने गर्म गालों पर ताली बजाई। दरअसल मैं भी अपने साहस से आश्चर्यचकित था। रात के लगभग 10 बज रहे थे, जब कैसीनो सबसे व्यस्त था। पहली मंजिल पर हॉल में लोगों के हंसने और बात करने का शोर था।
मेरे शरीर में शराब का असर अब पूरी तरह से हो रहा था और मुझे जुआ खेलने के लिए कहा गया। मैं मेज पर बैठा और काले, लाल, सम और विषम का सबसे सरल खेल चुना। किसने सोचा होगा कि उस दिन मैं बेहद भाग्यशाली था, जैसे कि मुझे दैवीय समर्थन प्राप्त था और मैंने लगातार कई खेल जीते। थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने सिक्कों का ढेर था। व्यापारी का चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिख रहा था। यहाँ तक कि टन जियान गो भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने $500 खोने के बाद कैसीनो छोड़ने की परंपरा को भी तोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारे स्लॉट बदले और मुझे पैसे जीतने के लिए प्रेरित किया, जिससे मैं अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था और बहुत अच्छा खेल रहा था। ध्यान से मैं जोर से चिल्लाते हुए स्लॉट को एक तरफ धकेल रहा था। सम, मेरे पीछे अचानक किसी ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने खुदरा खरीदा। आवाज बेहद जानी पहचानी थी। मैंने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और पाया कि मेरे बगल में खड़ा व्यक्ति बान डुए डुए था। उसने एक काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो खिले हुए गुलदाउदी से बनी थी। बीच में छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे थे। बर्फ सफेद त्वचा। उसकी शक्ल बेहद मनमोहक है, जिससे लोगों के लिए अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। जब से मैं ड्यूय के घर से बाहर निकला हूँ, मैं उसके नेल पॉलिश और लाल होठों को घूरता रहता हूँ। अब भी उम्मीद है कि एक दिन आप शांत हो जाएंगे और मुझे आपसे माफी मांगने का मौका मिल जाएगा। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अपनी 5 या 6 साल की दोस्ती को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने ड्यू सचमुच बेहद अजीब है। उसने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ रखी थी। उसकी शक्ल इतनी सहज थी कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। इस समय बान ड्यू ने मेरी ओर देखा। बहुत दिनों से नहीं देखा। पुराने सहपाठी, ऐसा लग रहा है कि तुम जीवित हो। बुरा नहीं है। मुझे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। मैं तुरंत टन जियान गो को सहारा देने के इरादे से देखने लगा, लेकिन मुझे उसका कोई संकेत नहीं मिला। देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ड्यू ने मेरे विचारों को पढ़ लिया है। वह बेरुखी से बोली, वह दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे में है। वह शायद कुछ समय तक आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए शांत होने की कोशिश की। मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा, धन्यवाद। ड्यू थोड़ा मुस्कुराया। उसके मोटे होठों पर लंबी सिगरेट ऊपर नीचे हो रही थी और उसने कहा, पुरुष ऊपर बात कर रहे हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। ड्यू का स्वर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसके संपूर्ण सफेद चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं थे, ठीक वैसे ही जैसे वह मुझसे पहले कहा करती थी। ट्रायू माई, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने दालान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे का नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद था। अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए मैंने ड्यू से पूछने के लिए अपना मुंह खोला, आप क्या खेलना चाहते हैं? क्या आप ऑड इवन नहीं खेल रहे हैं? फिर ऑड इवन खेलना ठीक है, लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ। एक बार हार जाओ। सारस खेलना पसंद नहीं। जैसे ही वह बोली, उसने सारे सिक्के दूर धकेल दिए। मुझे अजीब लगता है। त्रियु माई, क्या आप अभी भी सम पर दाव लगाती हैं? मैंने दांत पीसकर कुछ और सिक्के रख दिए। मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उसकी बड़ी गोल आंखें थोड़ी बंद हो गई। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। उसकी उत्तेजक आंखों के नीचे मेरे खून में अल्कोहल का स्तर फिर से बढ़ गया। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरे सामने शतरंज बोर्ड पर वापस सभी, उन्होंने कहा। टन जियानगो वापस आ गया है। मेरा दिल, जो हवा में लटका हुआ था, तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया। बान डुए ने उसकी ओर देखा। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, श्रीमान, क्या आप निश्चित हैं?
क्या तुम्हें पूरी तरह से हारने का डर नहीं है? ड्यू ड्यू, मैं हार को संभाल सकता हूँ। तन जियानगो ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। साथ ही उसने डीलर को संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया कि दोनों पक्षों ने अपना दाव लगाना समाप्त कर दिया है। तन जियानगो और ड्यू ड्यू के चेहरे बहुत शांत थे, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके नीचे अंतर्धारा चल रही है। शांत दृष्टि, विशेष रूप से ड्यू ड्यू। जब से तन जियानगो प्रकट हुई, उसने फिर कभी मेरी ओर नहीं देखा। शतरंज की बिसात घूमने लगी। ऊपर की संख्याएं धीरे धीरे अस्पष्ट हो गईं। मैंने शतरंज की बिसात को गौर से देखा। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी हथेलियों में पसीना क्यों आ रहा है। आखिरकार शतरंज की बिसात धीरे धीरे रुकी। सुई लाल चौक पर रुकी, जो एक विषम संख्या थी। दुर्भाग्य से जिसने विषम संख्या पर दाव लगाया वह जीत गया। हम हार गए। मुझे खेद है, आप दोनों। मैं जीत गया हूँ। बानडुए डुए ने अपना हाथ लहराया और कोई तुरंत सिक्के इकट्ठा करने में उसकी मदद करने के लिए आया। विनम्र मत बनो। मैं एक खूबसूरत लड़की के सामने पैसे खोकर बहुत खुश हूँ, तन जियानगो ने मुस्कुराते हुए कहा। तब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ड्यू ड्यू ने अपनी पतली उंगली उठाकर कुछ सिक्कों को व्यापारी की ओर फेंक दिया। मिस्टर टन, अगर आपको भविष्य में मुझसे कुछ मांगना पड़े तो विनम्र मत बनो। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप दोनों अच्छा समय बिताएंगे। भविष्य में भी मौका मिलेगा, फिर मिलेंगे। अलविदा। बानदुए दुए उठ खड़ी हुई और चली गई। उसकी छवि सुंदर और आकर्षक थी। दो युवक उसका पीछा कर रहे थे, जो उसकी मदद करने के लिए सिक्कों का ढेर पकड़े हुए थे। जब दुए दुए गायब हो गया तो मैंने तुरंत राहत की सांस ली और तन जियानगो से पूछा, आप मुझे बताए बिना अभी कहाँ गए थे? बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। तन जियानगो ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर भी उसने कहा कि ड्यू ड्यू की छाया, आंखों का अनुसरण करो। वह बहुत अजीब था, दया से भरा हुआ था, जिससे मेरे दिल में खटास आ गई। हमारे घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद खाओवी और लाओ टियन भी आ गए। जैसे ही लाओ टियन बैठे, उन्होंने कैसीनो का दृश्य देखा। उन्होंने टिप्पणी करना शुरू किया। हर कोई मुझे उस बानदुए दुए के बारे में बताएं, जो एक प्यारी लड़की हुआ करती थी। अब वह ऐसी क्यों है? तन जियानगो ने बात नहीं की। उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। उसकी अभिव्यक्ति से थकान का पता चला, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ओल्ड टियन ध्यान नहीं दे रहा था और बड़बड़ाता रहा। मुझे नहीं पता कि वह किसके साथ है, लेकिन वह है उस हद तक इतना अहंकारी। खाओवी फुसफुसाए, मुझे लगता है कि उसका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अक्सर उसे कैसीनो में नशे में देखती है। तन जियानगो खड़ा हो गया। उसने अभी भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप दूसरी मंजिल तक चला गया। आह, टीयू टन, ओल्ड टियन ने उसे बुलाया। आज रात वे लोग तुम्हें क्या ढूंढ रहे हैं? तन जियानगो ने चलना बंद कर दिया और हवा जैसी हल्की आवाज में बोला, सहयोग करें। क्या? लाओ टियन और खाओवी दोनों खड़े हो गए। उनके चेहरे बेहद आश्चर्यचकित थे। मैं मूल रूप से टन का अनुसरण कर रहा था। जियानगो, दोनों लोगों की चीखों ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपना कोट लगभग खो दिया। मैंने मना कर दिया। तन जियानगो ने एक और वाक्य जोड़ा, आपने इसे तुरंत क्यों नहीं कहा? इससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या उनके साथ सहयोग करने का मतलब खुद को मारना नहीं होगा? खौवी ने कहा, क्या मना करना परेशानी भरा नहीं होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने टोन जियानगो की ओर देखा, कैसीनो में बानडुए ड्यू के शब्दों के बारे में सोचते हुए, और मुझे बेहद असहज महसूस हुआ। तभी टन जियानगो ने ध्यान दिया। मैं, ट्रायू माई, अपने कमरे में वापस जाओ और कपड़े बदलो। मुझे पता था कि वह चाहता था कि मैं दूर रहूं और मुझे पुरुषों की बातचीत में भाग नहीं लेने दूं।
मैं पलटी। पूरी शाम के आक्रोश से भरकर मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस भागी और उसके बाद दरवाजा बंद करके मैं तुरंत नीचे कूद गया बिस्तर। जब मैंने उसे दरवाजा खोलते हुए सुना तो मैंने अपना सिर अंदर कर लिया और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया, जिससे मुझे बहुत असुविधा हुई। तन जियानगो बैठ गया मेरे बगल में और मेरे हाथ में कुछ रखा। कृपया मेरी मदद करें, इसे कल बन डुए को दे दें। मैंने गुस्से में लिफाफा फेंक दिया। अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे जाना होगा। तन जियानगो ने शांति से मुझे सलाह दी। तुमने उस लड़की का रवैया देखा होगा। चिंता मत करो, मुझे जाने दो। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं गुस्से से उठ बैठा। कौन जानता है कि तुम्हें और उसे क्या हुआ? मैं वास्तव में नहीं समझता, लेकिन इसमें हमेशा मुझे ही क्यों शामिल किया जाता है? मैं नहीं जा रहा। अगर तुम चाहो तो खुद चली जाओ। मेरा आंसुओं से भरा चेहरा देखकर उसने उसे पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम फिर से रो रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ पैसे खो दिए हैं? सच में, आपकी शक्ल देखकर क्या आप मुझे दोगुना भुगतान कर सकते हैं? कौन पैसा खोता है? उसके द्वारा गलत समझे जाने पर मैं लगभग क्रोधित हो गया। तकिए के नीचे से बक्सा उठाया और उस पर फेंक दिया। तुम्हारे पास बिल्कुल भी विवेक नहीं है। यह क्या है? तन जियानगो अस्थायी रूप से उसके बारे में भूल गया। उसने उत्सुकता से खूबसूरती से पैक किया गया बॉक्स खोला। अंदर एक चांदी का डुपोंट लाइटर था, एक जन्मदिन का उपहार जो मैंने विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया था। इस उपहार को खरीदने के लिए मुझे बैंक जाना होगा और 300 रुपए निकालने होंगे मेरे खाते से डॉलर। मैं पिछले कुछ दिनों से आपका पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक उपहार खरीदने के लिए अपने पैसे का उपयोग करना चाहता हूँ। यह रहा रिफंड। यह मेरे विचार है। तन जियानगो को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, यह सोचकर कि आज उसका जन्मदिन है, मैंने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। जन्मदिन मुबारक हो। तन जियानगो उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। उसने थोड़ी देर के लिए लाइटर को बार बार घुमाया, फिर उसने धीरे से मेरे माथे को चूमा। कितनी अच्छी लड़की है, धन्यवाद। मैं पीछे मुड़ा और गुस्से में आ गया, लेकिन मेरा गुस्सा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। तन जियानगो ने मुझे गले लगाया और कुछ देर तक मुझे चूमा। फिर वह मुख्य विषय पर लौट आया और मेरे हाथ में लिफाफा थमा दिया। सुनो, मैं जाऊंगा कल यात्रा पर। अच्छा लड़का। मैंने उसे खोलकर देखा। लिफाफे के अंदर पैसों का एक मोटा ढेर था। तुम उसे दे दो। मैं बेहद आश्चर्यचकित था। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? एक मजेदार रात बिताओ? अब आप और अधिक अनुचित होते जा रहे हैं। तन जियानगो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान थोड़ी कड़वी थी। मैंने कुछ नहीं किया। कल मैं जाकर उससे पूछूंगा कि क्या वह अध्ययन के लिए मास्को विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने के लिए सहमत है। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। मैं बहुत दुखी हुआ। अब उसे तुमसे क्या लेना देना? वह लड़की मेरा पीछा करती थी। मैं खड़ा होकर उसे कीचड़ में सड़ते हुए नहीं देख सकता। यह मेरी समृद्धि का कर्ज है, मुझे इसे स्वयं चुकाना होगा। मैंने पैसों का लिफाफा अपने हाथ में भर लिया। उसने कहा, फिर खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। अन्य क्षेत्रों में टोन जियानगो बहुत चतुर है, लेकिन इस संबंध में वह वास्तव में एक बेवकूफ है। उसे अभी भी समझ नहीं आया है कि बैंक ड्यू के साथ उसके रिश्ते में गांठ कहाँ है। झूठ। ड्यू की शर्तों के साथ वह आदमी उस पर पैसा फैलाने के लिए सहमत हो गया। उसने बहुत लाइन लगाई। अगर उसकी समस्या पैसे से हल हो जाती तो यह बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। लोग आपके पैसे नहीं चाहते। इसके अलावा जब मैं ड्यू से मिलूंगा तो क्या कहूंगा? अगर मैं डींगे हाँक रहा हूं, लेकिन उस समय मुझे डर है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। टन जियानगो में आखिरकार ड्यू से मिलने की हिम्मत नहीं थी।
बदकिस्मत ओल्ड टीएन को अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ड्यू ने उसे तब तक डांटा जब तक वह वापस नहीं आ गया। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने ड्यू के मूल शब्दों से अवगत कराया। फेंग शुई प्रचलन के 30 साल, जो भी भुगतान करने की आवश्यकता है उसे अभी भी भुगतान किया जाना चाहिए। यह वांडरर का कानून है। फेंग शुई सर्कुलेशन। एक व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। आज आपकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन आप हमेशा भाग्यशाली नहीं हो सकते। किसी का आपके लिए बुरा भाग्य होगा। दुर्भाग्य से अब मेरी बारी है भाग्यशाली रहें। महिलाएं हैं, उन्हें नाराज न करना सबसे अच्छा है। ओल्ड टीएन इतना उदास था कि उसे डांटा गया और बार बार अपना सिर हिलाया। टन जियानगो का चेहरा बहुत भद्दा था। सामान्य तौर पर अस्वीकार किए जाने की भावना बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। मैं अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। अपनी राय व्यक्त करें। टन जियानगो कुछ दिनों तक उदास रहे। फिर खाओ वेई ने बात की और उन्हें सलाह दी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता चुनना है। आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार व्यक्ति ऐसा करना चाहता है, फिसलो। यह मत कहो कि यह तुम हो। आओ टैंक इसे रोक नहीं सकते। इसके अलावा ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो आपके हाथों से गुजर चुकी हैं। अगर आपको सभी की जिम्मेदारी लेनी पड़े तो क्या आप इसे सहन कर पाएंगे? मई की शुरुआत वसंत और गर्मियों का समय है। बंदरगाह पर माल की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। टन जियानगो और लाओ टिएन हमेशा जल्दी निकल जाते हैं और हर दिन देर से लौटते हैं। हर सुबह जब वे घर से निकलते थे, मैं अभी भी सो रहा था। जब वे रात को लौटे तो मैं पहले से ही सोफे पर सो रहा था। टन जियानगो ने मुझे बिस्तर पर ले जाकर पूछा, एक असंतुष्ट आवाज। क्या आप पहले से ही घर पर हैं? मुझे आपके लिए चावल और सूप गर्म करने दीजिए। मैं आधा जाग रहा था और आधा सो रहा था और उठने की कोशिश की। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। टन जियानगो ने मुझे दबाया और कंबल से ढक दिया। वह फुसफुसाए, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, है ना? तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है। बंदरगाह बहुत शोरगुल वाला है। एक दूसरे से बात करने वाले लोगों को अक्सर चिल्लाना पड़ता है और अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ती है। हर दिन जब वह वापस आता है तो उसका गला इतना बैठ जाता है कि वह बोल नहीं पाता। मैं अक्सर उसके लिए पीने के लिए सफेद नाशपाती का रस और रॉक शुगर बनाती हूँ, जो स्पष्ट रूप से एक ठंडा भोजन है, लेकिन फिर भी हर दिन उसके मूड को नियंत्रित नहीं कर पाती। आप उतने ही अधिक तनावग्रस्त होंगे। इस दौरान वह अक्सर बिना किसी कारण के क्रोधित हो जाता है। मैं टन जियानगो की अनुचितता को सहने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि उस पर बहुत अधिक दबाव है। यह थोड़ी देर बाद दूर हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में वह अधिक से अधिक गुस्सैल हो गया है। उसका पूरा शरीर हमेशा धनुष की तरह तनावग्रस्त रहता है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि एक दिन वह शुक्रवार की दोपहर 5:30 बजे टूट जाएगा। टन जियानगो ने घर फोन किया। उसने लाओ टिएन से कहा कि अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो घर पर ही रहें, बाहर न जाएं। पता चला कि उस दिन उसे सीमा शुल्क निकासी सामान की एक बड़ी खेप मिली थी। हमेशा की तरह शिपर अग्रिम में एक जमा राशि का भुगतान करता है, जो कि 47,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, एक बड़े सांप के चमड़े के हैंडबैग को भरने के लिए। रिवनिया यूक्रेन की मुद्रा है। एक यूएच 2,580 वीएनडी के बराबर है। जब तक दोनों पक्षों ने प्रक्रिया पूरी की, दोपहर के 4:20 हो चुके थे। टन जियानगो ने तुरंत गाड़ी चलाई जैसे कि निकटतम बैंक की ओर उड़ रहा हो। रास्ते में उसे रोका गया क्योंकि उसने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। उस दिन उसका सामना एक ऐसे पुलिसकर्मी से हुआ जिससे बात करना मुश्किल था और वह उसे रिश्वत भी नहीं दे सकता था।
पुलिस ने उन्हें आधे घंटे से अधिक समय तक परेशान किया। जब तन जियानगो पहुंचे तो बैंक का कामकाज बंद था, इसलिए उन्हें अपना नकदी भरा बैग घर ले जाना पड़ा। सप्ताहांत पर रिवनिया के पैसे का ढेर एक छोटी सी अलमारी को भरने के लिए पर्याप्त है। हम इसे केवल सोमवार तक घर पर रख सकते हैं। जैसे ही हमने पैसे का ढेर देखा, ओल्ड टीएन ने अपनी आंखें घुमाईं और हकलाया, कौन है ग्राहक? तो क्यों भुगतान न करे? अमेरिकी डॉलर? मैं भी नहीं जानता। तन जियानगो ने अपना सिर हिलाया। यह मामला शुरू से अंत तक थोड़ा अजीब लगता है। दुकान का मालिक नया लगता है। संक्षेप में, इन कुछ दिनों में आपको अंदर और बाहर जाते समय सावधान रहना होगा। ऐसा न करे। दूसरों ने जाल बिछाया। चिंता और बेचैनी में हम पैसों के ढेर पर सो गए। अगली सुबह जैसे ही वह उठा, तन जियानगो ने अपना मुंह खोला। भाड़ में जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या है। मैं एक भूमिगत बैंक में पैसा जमा करूंगा। देखो कौन किससे डरता है। शब्द छाया बैंकिंग। लेकिन यह पहली बार है जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। इससे पहले मैंने सोचा था कि छाया बैंकिंग का मतलब सूदखोरी है। अधिकांश व्यापारियों की आय आधिकारिक बैंकों में जमा नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अवैध रूप से करों की चोरी करते हैं या धन किसी अन्य अवैध स्रोत से आता है। यदि वे इसे आधिकारिक बैंकों में जमा करते हैं तो यह उजागर हो जाएगा। इसके अलावा वे आधिकारिक मार्गों से घर वापस पैसा नहीं भेज सकते। वहीं से भूमिगत बैंकों का जन्म हुआ। लक्षित दर्शक केवल चीनी लोग ही नहीं, बल्कि अरब और यहाँ तक कि पश्चिमी व्यवसायी भी हैं। मैंने सोचा कि इसे बैंक कहने का माहौल एक बैंक जैसा ही होगा। किसने सोचा होगा कि जिस स्थान पर हम पहुंचे वह ओडेसा में एक बहुत लोकप्रिय अपार्टमेंट परिसर की पहली मंजिल पर स्थित एक सामान्य अपार्टमेंट था। कमरा 10 वर्ग मीटर से भी कम चौड़ा है। अंदर एक पुरानी मेज, एक अनाकर्षक सुरक्षा जमा बॉक्स और पीले चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है। यह सब भूमिगत बैंक के बारे में है। जब मैंने पैसे की प्रत्येक गांठ को सुरक्षित जमा बॉक्स में डालते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली रह गईं, और बदले में कागज का एक कोरा टुकड़ा था जिसमें राशि पर केवल शब्दों की एक पंक्ति थी और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर थे। मैं स्तब्ध था। तो यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। आप और क्या करना चाहते हैं? तन जियानगो ने मुझे भूमिगत बैंक से बाहर निकाला। कार में बैठकर मैंने कागज का सफेद टुकड़ा पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या होगा अगर वह पैसे ले ले और भाग जाए? तन जियानगो मुस्कुराया। क्या वह मर जाएगा? वहाँ एक दफन जगह है। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन एक ठंडी जानलेवा आभा बिखेर रही थी। मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। अचानक एक अकथनीय भय महसूस हुआ। उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट ठंडी और क्रूर दोनों थी। इस समय तन जियानगो एक अजनबी की तरह था। जियानगो हो, उसने अपना सिर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें एक खाली कागज दिया, इसे ले लो। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, कृपया इसे थोड़ी देर के लिए रखें और फिर इसे बाहर निकाल लें। जब आप किसी अन्य स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे तो आपको इसका उपयोग करना होगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी उंगलियों ने अनजाने में सफेद कागज को और भी कस कर पकड़ लिया। मेरी हथेलियों से ठंडा पसीना निकल रहा था। कागज के टुकड़े पर कुछ शून्य, जिन्हें युआन में बदला गया, मेरे माता पिता की 5 या 6 साल की आय के बराबर थे। इतनी बड़ी रकम से आपका क्या मतलब है? मैंने उसकी ओर देखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे रियरव्यू मिरर में देखा था। मेरी नजरें मिलते ही वह तुरंत मुड़ गया। मैंने कागज का सफेद टुकड़ा उसकी जैकेट की जेब में भरते हुए कहा, ट्यूशन बहुत महंगा है, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैंने कहा,
टन जियानगो एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे को बहुत महत्व देता है। उनकी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पैसे से हल न किया जा सके। अगर मैं इस कागज को स्वीकार करता हूँ तो मुझे तुरंत एक निश्चित कीमत मिल जाएगी और आपके दिल में मेरी स्थिति 1000 फीट नीचे गिर जाएगी। मैं उन लड़कियों से अलग नहीं होंगी जिनसे वह पहले मिला था। मैं अपेक्षाकृत लालची हूँ, मैं उससे अधिक चाहती हूँ। टन जियानगो ने मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह बिना मुस्कुराए मुस्कुराया। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता, तुम मूर्ख हो, यह असली है या नकली? मैंने उसके चेहरे को सहलाया और धीरे से कहा, आप आसानी से पैसा नहीं कमाते, मेरे पास इसे बर्बाद करने का दिल नहीं है। टन जियानगो बिना बोले मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने बेहद थका हुआ और बेस्वाद महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह पता चला कि जीवन और मृत्यु को एक साथ अनुभव करने के बाद हम अभी भी एक दूसरे के प्रति खुलकर अपने दिल नहीं खोल सके। जब मैं वास्तविक दुनिया में लौटा तब भी मुझे उसके साथ भावनात्मक अटकलों का खेल खेलना जारी रखना पड़ा। यह व्यापारिक सौदा आखिरकार हुआ। कहानी इस प्रकार है। टन जियानगो का पूर्वाभास। कर बंधुआ क्षेत्र के बाहर घात लगाकर बैठी तस्करी विरोधी पुलिस द्वारा उसका माल पूरी तरह से जब्त कर लिया गया क्योंकि शिपमेंट का मूल्य बहुत अधिक था और लक्ष्य बहुत बड़ा था। टन जियानगो ने पारंपरिक तरीकों का उपयोग नहीं किया। वह सीमा शुल्क लाइन से गुजरा और माल को कर निलंबन क्षेत्र के बंदरगाह तक पहुंचाया। कर बंधुआ क्षेत्र सिर्फ एक पारगमन स्थान है। माल ओडेसा में आयात नहीं किया जाता है बल्कि फिर रोमानिया, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों में ले जाया जाता है। सीमा शुल्क कंपनी कर संरक्षण क्षेत्र में प्रबंधन कार्य में खामियों का फायदा उठाती है। सबसे पहले उन्होंने शिपमेंट को तीसरे देश में पारगमन माल में बदल दिया। फिर उन्होंने आयातित वस्तुओं की सूची से शिपमेंट को गायब करने के लिए सीमा शुल्क विभाग के साथ मिलीभगत की। अंत में वे गुप्त रूप से माल को बंदरगाह से बाहर ले जाएंगे। टन जियानगो ने ऐसा कई बार किया है लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। इस बार नाव अप्रत्याशित रूप से अगली सुबह खाई में पलट गई। टन जियानगो सीमा शुल्क पर व्यवस्था करने के लिए दौड़े। लाओ टिएन को यह रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया कि जहाज भेजने वाले को क्या हुआ था, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। दूसरे पक्ष ने उसे हिरासत में ले लिया और घोषणा की कि अगर उसने 3 दिनों के भीतर सामान वापस नहीं किया या सामान की भरपाई नहीं की तो वे बंधकों को मार देंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने केवल कई लोगों को घर के आसपास आते देखा। अजनबी ओल्ड टिएन 2 दिनों के लिए गायब हो गया। मुझे अजीब लगा इसलिए मैंने टोन जियानगो से पूछा। उसने केवल अस्पष्ट उत्तर दिया। जब उसे पता चला कि वह इसे छिपा नहीं सकता तभी उसने मुझे बताया कि लाओ टिएन को बंधक बनाया जा रहा है। बाहर अजनबियों के बारे में टोन जियानगो ने मुस्कुराते हुए समझाया, वहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, विपरीत लिंग के लोग, हमारे लोग, शायद ओडेसा पुलिस भी शामिल है। मैं चौंक गया। हालांकि एक व्यक्ति के रूप में मुझे लाओ टिएन पसंद नहीं है, लेकिन लंबे समय तक एक ही छत के नीचे रहना कमोबेश भावनात्मक है। आज ओल्ड टिएन के साथ कुछ घटित होने का तीसरा दिन था, दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित अंतिम सीमा, लेकिन टन जियानगो किसी से भी अधिक इत्मीनान से लग रहा था। उनके दोस्तों ने स्थिति के बारे में पूछने के लिए फोन किया और उन्होंने उन्हें सांत्वना भी दी। मैं अभी भी इसे संभाल सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो, एक रास्ता है। मेरे बारे में चिंता मत करो। दूसरी ओर, न जाने क्या कहना चाहिए, टन जियानगो ने हंसते हुए कहा, भूल जाओ। आखिरकार यह छोटा भाई कई वर्षों से इधर उधर भटक रहा है। उसके लिए अपनी बड़ी बहन के पैर को गले लगाने के लिए दौड़ना और रोना असंभव है जब वह थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उनका शांत रूप देखकर मुझे भी कुछ हद तक आश्वस्ति महसूस हुई। मुझे भरोसा था कि वह समस्या को आसानी से हल कर देगा, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अध्ययन कक्ष में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। रात के खाने के बाद तन जियानगो ने अपना कोट पहना और बाहर चला गया। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, पहले सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, खाओवी अगले कमरे में है, अगर कुछ भी हो तो उसे चिल्लाना, याद है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। उसके बाहर आने का इंतजार करते हुए मैंने बाहर की हलचल देखने के लिए खिड़की का पर्दा खोला। नीचे 3 या 4 लाड़ा कारें खड़ी थी, जो आमतौर पर यूक्रेन में पाई जाती हैं। कार ने इंजन बंद नहीं किया और न ही लाइटें चालू की। कारों का काफिला तुरंत शुरू हो गया और एक-एक करके घर से बाहर चला गया। मैं काफी देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। मेरे हाथ अनजाने में पर्दों को पकड़े हुए थे, जिससे कि उन्होंने किनारे पर फूलों की सीमा को फाड़ दिया।